Hello everyone, welcome back to our channel Epic E-Education. This is Ritika Nayak with you. Today we will study the part 3 of our chapter, that is People as Resource. So stay tuned and please watch the whole video to grasp the knowledge. Okay, so today we will study what is quality of population. तो quality of population किस पे depend करती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है किसी भी पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट पे, मतलब कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं और कितना पढ़े लिखे हैं। और दूसरी चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, वहां के लोग कितना ज्यादा जीते हैं। तीसरा स्किल एक्वायर, कितना ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर स्किल्स डेवलप किए हैं, उनकी कैसे कैसे स्किल्स हैं और उन्होंने अपने स्किल्स पे कितनी मेहनत की है। तो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है एक पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। तो जो दो बहुत मेजर चीजें हैं जो हेल्प करती है क्वालिटी बिल्ड करने का एक पॉपुलेशन का, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन। ये दोनों ही सेक्टर बताते हैं कि एक क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पॉपुलेशन की, किस तरीके से। क्योंकि अगर एक पॉपुलेशन अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिला होगा एक पॉपुलेशन को, एट दैट पॉइंट ओनली दैट पॉपुलेशन विल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। एंड ऑन द सेकंड पॉइंट दैट इज हेल्थ, हेल्थ क्या करता है? हेल्थ हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। हम जितना ज्यादा हेल्दी होंगे हम उतना ज्यादा अपना काम को टाइम दे पाएंगे या फिर उतने इफेक्टिवली हम अपना काम कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे बड़े फैक्टर्स है जो एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती है। तो हम फर्स्ट फैक्टर को पढ़ते हैं, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो चाहिए एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही एक चीज है, नॉलेज ही एक माध्यम है जिससे हम अवेयरनेस बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, क्या एनहांस होगा? नेशनल इनकम एनहांस होगी। ऑटोमेटिकली द एडुकेटेड पीपल विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी और हमारा नेशनल इनकम एनहांस होगा। दूसरी चीज है कल्चरल रिचनेस भी आएगी और इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे, ज्यादा अच्छे से इकोनॉमी की तरफ अपना काम प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज्यादा होंगे, ज्यादा पैसे रिजर्व में होंगे, सो गवर्नमेंट उसको अच्छे से लगा सकती है लोगों के हेल्थ पे और एजुकेशन पे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज लिटरेसी क्या प्रोवाइड करती है? लिटरेसी हमारे किसी भी इंसान के राइट्स को प्रॉपर्ली एंजॉय करना प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हम लिटरेट है, सो वी नो दैट हाउ वी हैव टू एंजॉय आवर राइट्स प्रॉपर्ली। हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स है वो एक पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा जानता है एज कंपेयर टू एक इंसान जिसने पढ़ाई नहीं की। तो हम अपने किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट को ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हर एक सिटीजन का अपने कंट्री की तरफ कोई ना कोई ड्यूटी होता है, तो हम अपनी उस ड्यूटी को भी बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं तो। दैट्स व्हाई लिटरेसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि लिटरेसी जो है वो बहुत अनइवन है हमारे कंट्रीज में। जैसे कि किनके बीच में अनइवन है? ये मेल्स और फीमेल्स के बीच में भी अनइवन है और अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में भी अनइवन है। मेल और फीमेल्स में हमें पता है कि ज्यादातर मेल ज्यादा पढ़े लिखे मिल रहे हैं और फीमेल्स उतना पढ़ लिख नहीं पाती है ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। और दूसरी तरफ जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, ज्यादा लिटरेट होती है। अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी पॉपुलेशन जो शहर में रहते हैं, और जो रूरल पॉपुलेशन है यानी जो गांव में रहते हैं, ऐसे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या मोस्टली हम कह सकते हैं कि वो इलिटरेट है, वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। और कुछ लोगों में तो पढ़ने का उत्साह भी नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम रूरल एरिया में रहते हैं, सो वी डोंट नीड एन एजुकेशन। बट इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स अ रियली वेरी बैड माइंडसेट। एवरीवन नीड्स एजुकेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड योर लिटरेसी विल हेल्प यू टू ग्रो। ओके, सो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? गवर्नमेंट कुछ तरीके के प्रोग्राम्स लाई। जैसे कि एक प्रोग्राम वो 2010 में लाई जिसको बोला गया सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान में गवर्नमेंट ने ये सुनिश्चित किया कि कम से कम 6 साल के बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों तक को एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिले ही मिले, जरूर मिले। जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन हम उसको बोलते हैं कि प्राइमरी, प्री प्राइमरी या केजी से लेके
8 तक की एजुकेशन, इतना एजुकेशन तो कम से कम हर बच्चे का अधिकार है। तो ऐसा एक अभियान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। दूसरा चीज गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा अभियान तो हमारे पास है लेकिन बच्चे एनकरेज नहीं है स्कूल में आने के लिए, तो इन दैट केस अटेंडेंस को एनकरेज करने के लिए और बच्चे रिटेंट ना हो इस चीज को देखने के लिए, प्लस बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा रहे उसे देखने के लिए भी, क्योंकि हमें पता है अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है देन ओनली यू आर हेल्दी एंड एज अ रिजल्ट you can contribute towards your economic growth. So that's why government had took an initiative and introduced a scheme which is called a midday meal scheme. So in midday meal scheme, government have provided meals to the students who are coming to the school. Then और भी बहुत सी चीजें लाई गई और भी बहुत से तरीके के इम्प्लीमेंटेशंस किए गए, जैसे कि करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह को मॉडिफाई किया गया और ज्यादा हमारे पढ़ाई को, जो भी पढ़ाई हो रही है या फिर एजुकेशन मिल रहा है उसको चेंज किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया। वोकेशनलाइजेशन मीन्स आपका पढ़ाई के अलावा भी जो दूसरे काम आप कर सकते हो उन पे ध्यान दिया गया, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम्स पे उन पे ध्यान दिया गया और आपके वोकेशनल स्टडीज को भी मजबूत बनाई गई। डिस्टेंस लर्निंग जैसी चीजें प्रोवाइड की गई। डिस्टेंस लर्निंग उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, काम की वजह से, शायद अपने घर के बर्डन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। So for those type of people, distance education was introduced so they can study from their home and just go to school or college for the examination purpose. So ऐसे क्या होगा, पढ़ाई भी हो जाएगी उनकी और उनको अपना टाइम स्कूल में या फिर कॉलेज में जाके देना भी नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट अब तक ले चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ पे गवर्नमेंट ने क्या किया। पहले पढ़ते हैं हेल्थ है क्या और हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है। हेल्थ किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ह्यूमन के वर्क एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। अगर आप अच्छे से हेल्दी हो, आपकी बॉडी हेल्दी है, तभी आप अच्छे से एफिशिएंट हो कोई भी काम करने के लिए। So that's why efficiency of worker is actually dependent on their health. So that's why it's very important for the government to take care of the health of every citizen of their country. आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चेंजेस आए हैं हमारे इंडिया के हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे, जिनमें से एक है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे बोलते हैं कि एक इंसान कितना जी रहा है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 1951 में 37.2 इयर्स थी, मतलब एवरेज जो था हमारे कंट्री का वो सिर्फ 37.2 इयर्स था एवरेज। वो बढ़ के अब 2001 में 63.9 इयर्स हो गया है। तो ये एक फर्क आया है हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स में। ये फर्क हेल्थ साइड से आया है, गवर्नमेंट ने काम किया है इस पे, इस वजह से आया है। तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गया विद टाइम। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक और चीज है जो कमी है। क्या कम हुआ? कम ये हुआ कि आपकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो अब कम हो चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी किसे कहते हैं? अगर कोई बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको हम इन्फेंट बोलेंगे, और अगर उसकी मौत हो जाती है सो दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी 147 से सिर्फ 47 पे आया है बाय 2010। तो वो 147 पर 1000 से सिर्फ 47 पे आया है। So it's also a great improvement in our health sector, but yet a long way to go. आगे बढ़ते हैं, हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? So unemployment is said to exist when people who are willing to work at the prevailing rates cannot find a job. तो अनएम्प्लॉयमेंट वो है जब लोग काम तो करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ वेज एट विच दे कैन डू देयर जॉब्स। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा एक सिचुएशन इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयड कौन से लोग हैं? हम अनएम्प्लॉयड किनको बोलेंगे? क्या हम एक बुजुर्ग आदमी को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर्ड एज में आ चुके हैं। तो कोई भी इंसान जो 15 से नीचे है और कोई भी इंसान जो 59 से ऊपर है, they are not coming into that unemployed people category. Why? Because 15 से नीचे वाले लोग children हैं, बच्चे हैं, और 60 से ऊपर वाले लोग जो है वो बुजुर्ग हैं।
तो उनको हम अनएम्प्लॉयड में नहीं लेंगे, हम सिर्फ उस पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में काउंट करेंगे जो कि 15 से लेके 59 इयर्स के बीच में है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। So, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का कुछ हमारे कंट्री में भी हो रहा है कि पॉपुलेशन काम करना चाहती है, they are willing to work, but there is a barrier called unemployment which is coming across their way. तो अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ तरीके के टाइप्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इन सम काइंड ऑफ टाइप्स। सो दीज टाइप्स आर बेसिकली divided in two. One is seasonal unemployment and another one is disguised unemployment. Seasonal unemployment is, ये तब होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, ये तो ऑफ सीजन है इसलिए हमारे पास काम नहीं है। तो ये जो ऑफ सीजन वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास पूरे साल काम नहीं है, साल के कुछ टाइम में वो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है, उस ऑफ सीजन में वो लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। ये ज्यादातर फार्म लेबर्स के साथ होता है, कभी कभी दिहाड़ी मजदूरों के साथ भी होता है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ये कैटेगरी आती है जब लोगों को पूरे साल के लिए काम नहीं मिल रहा, बल्कि कुछ टाइम पीरियड के लिए काम मिल रहा है, और आफ्टर दैट टाइम पीरियड दे वोंट गेट दैट वर्क अंटिल अगेन दैट पर्टिकुलर सीजन विल कम। और दूसरा टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस अनएम्प्लॉयमेंट काइंड, इसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा है काम करने के लिए, पर उस तरीके के काम को करने के लिए हमें इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, हमें बहुत कम लोगों की जरूरत है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमारे पास लोग बहुत हद से ज्यादा हो गए हैं लेकिन इतना काम है ही नहीं हमारे पास। So the number of workers in a job is more than actually required to do the job. These kind of unemployment is known as disguised unemployment. आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के? क्या 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 हो सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट आया? अनएम्प्लॉयमेंट अगर आता है तो वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स होगा, क्योंकि लोगों ने अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स तो बना लिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब ही नहीं है, या फिर कंट्री में इतना जॉब ही नहीं है कि वो उन लोगों को काम पे लगा सके। तो वो जो मैन पावर है, वो जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो वेस्ट हो गया। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस, अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड कॉन्सिक्वेंस इज, जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो बढ़ जाएगा किनके ऊपर? वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो होगी वो तो टैक्स पे करेगी, और उसी टैक्स पे अनएम्प्लॉयड लोग क्या है, अपना बेसिक खर्चा चला रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उस टैक्स से इन अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ स्कीम्स देगी, जैसे राशन, बीपीएल टाइप स्कीम्स देंगी। तो इससे क्या होगा, वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर इन अनएम्प्लॉयड लोगों का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा, दे विल गेट ओवरलोडेड। और तीसरी जो चीज होगी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट मे लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। ये बहुत ऑब्वियस बात है, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कंट्री में टेंशन रहेगा हमेशा, लोगों के बीच में एक टेंशन, एक तनाव का माहौल हमेशा रहेगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम ऐसे कुछ नेशनल ऑफिसेस खोले जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाए कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। हम कुछ इस तरीके के पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे स्किल्स आइडेंटिफाई करें जिससे क्या हो, हमें फ्यूचर स्टाफ बिल्ड करने में मदद मिले। ऐसा कोई स्किल जो बाद में काम आ सकता है, तो हम उसको अभी से बिल्ड कर लें। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें हेल्प करेगी किसमें? अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने में। वाई हम और भी एक चीज कर सकते हैं, जैसे हम वोकेशनल स्कूल्स खोले जिसमें हम बच्चों को या लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे, अलग अलग तरीके के स्किल्स सिखाए, उनका स्किल डेवलप करें, और फिर उसी स्किल पे वो लोग काम करें। और लास्ट एक हो सकता है, जैसे उनको कोई इंसेंटिव पे काम करवाए, हम कहें कि तुम पार्ट टाइम वर्क करो और हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। तो ऐसे कामों में क्या होता है, लोगों का ज्यादा मन लगता है और वो ज्यादा काम करना चाहते हैं ज्यादा इंसेंटिव पाने के लिए। ओके गाइस, आई होप दैट यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। I have ended this chapter from my side. आपको कोई भी query है, you can surely comment to me. So do like, subscribe and share this video. Thanks for watching. This is Ritika Naik signing off for today.